तो साथियों नमस्कार और आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी सर्किल पे। और इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं MPPSC 2023 के लिए मध्य प्रदेश के भूगोल से मध्य प्रदेश के प्राकृतिक विभाग के बारे में। तो मध्य प्रदेश के जो प्राकृतिक विभाग है मुख्यतः 3 है, जिसमें प्रथम है मध्य उच्च प्रदेश, सतपुड़ा मैकल श्रेणी और पूर्वी पठार। तो मध्य उच्च प्रदेश की अगर हम बात करें तो इस विभाग के अंतर्गत जो उप विभाग शामिल हैं उसमें है मध्य भारत का पठार, बुंदेलखंड पठार, मालवा पठार, रीवा पन्ना पठार और नर्मदा सोन घाटी, सतपुड़ा मैकल श्रेणी और पूर्वी पठार, जिसे कि बघेलखंड पठार भी कहा जाता है। इसके अलावा अगर रीवा पन्ना पठार की बात करें तो जिसे कि विंध्यन कगारी क्षेत्र भी कहा जाता है ना। और अगर हम इसकी बात करें तो जो विंध्यन कगारी प्रदेश है, आप ये मैप देखेंगे कि इसकी जो अवस्थिति है मध्य उत्तर में 23 डिग्री 10 मिनट से 25 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश और 78 डिग्री 4 मिनट से 82 डिग्री 48 मिनट पूर्वी देशांतर तक यह पठार फैला हुआ है, जिसकी ऊंचाई जो है 300 से 600 मीटर के मध्य है। और इसका क्षेत्रफल यानी कि विंध्यन कगारी प्रदेश या रीवा पन्ना का पठार का जो क्षेत्रफल है 31,954.8 वर्ग किलोमीटर है और यह मध्य प्रदेश का 10.37% हिस्सा रखता है। इसके अलावा अगर यहाँ के हम इतिहास की थोड़ी सी बात कर ले तो यहाँ देखेंगे कि जो यहाँ पे प्रारंभिक ज्ञात शासक थे वो है वंश थे, जिन्होंने यहाँ पे शासन किया और इन्होंने कालिंजर को 249 ईस्वी में अपनी राजधानी बनाया। इसके बाद गुप्त वंशियों का भी यहाँ पे शासन रहा और जो है वंशियों के यशोवर्मन चंदेल थे, है वंशियों को यशोवर्मन चंदेल ने, जो कि खजुराहो का शासक था, इन्होंने हराया था और 925 से 955 ईस्वी के बीच इनका शासनकाल था यशोवर्मन चंदेल का। इन्होंने है वंशियों को हराया था और लेकिन 12वीं शताब्दी तक जो है वंशी थे ये बने रहे और 14वीं शताब्दी में जो कालिंजर क्षेत्र है इसको बुंदेलों ने जीत ला और यहाँ पे छत्रसाल बुंदेला जो है ये सब पन्ना रियासत के प्रतापी राजा रहे। इसके अलावा 1948 में विंध्य प्रदेश जो है अस्तित्व में आया और जिसे सन 1956 में मध्य प्रदेश में मिला लिया गया। इसके अलावा विंध्यन कगारी प्रदेश या रीवा पन्ना पठार का जो क्षेत्र है इसमें अगर हम शामिल जिलों की बात करें तो इसमें रीवा, सतना, पन्ना, दमोह और सागर जिले की रहली और बांडा तहसील शामिल है। इसके अलावा अगर बात करें कि यहाँ से कौन सी नदियाँ निकलती हैं तो इनमें केन, सोनार, टोंस, बीहर, मेवरमा और सतना नदी निकलती है और इसी सतना नदी के नाम पर ही सतना जिले का नाम सतना रखा गया है। और खनिज की बात करें तो सतना से चूना उत्खनन और बॉक्साइट निकलता है। कोरंडम जो खनिज है ये रीवा से निकलता है, जबकि जिप्सम भी जो है ये रीवा से निकलता है। और हीरा खनिज जो है ये रीवा पन्ना पठार के पन्ना जिले से निकलता है। पन्ना जिले के मझगवा और रामखेड़िया खदान में निकलता है ये। और अगर हम बात करें कि रीवा पन्ना पठार या विंध्यन कगारी प्रदेश में पर्यटन का जो क्षेत्र है तो उसमें शामिल है चचाई, बहुटी और केवटी, ये तीनों जलप्रपात, और भरहुत स्तूप जो कि सतना में स्थित है, जिसे कि मौर्यकालीन के समय में बनाया गया था। चित्रकूट और मैहर के पवित्र नगर हैं जो कि यहाँ दर्शनीय स्थल हैं। इसके अलावा जो टोंस नदी में बिहार जलप्रपात है। और मालवा के पठार की अगर हम बात करें जो कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा प्राकृतिक क्षेत्र है तो यह मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग में लावा मिट्टी जिसे कहें कि डेक्कन ट्रैप चट्टानों से बना हुआ है और यह नर्मदा घाटी के उत्तर में विंध्यांचल श्रेणी से पूर्व में अशोकनगर से पश्चिम में मंदसौर तक फैला हुआ है। ये 74 डिग्री 17 मिनट से 79 डिग्री 20 मिनट पूर्वी देशांतर मंदसौर तक फैला हुआ है। 74 डिग्री 17 मिनट से 79 डिग्री 20 मिनट तक, ठीक है, पूर्वी देशांतर के बीच, और 20 डिग्री 17 मिनट से 25 डिग्री 8 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच ये फैला हुआ है मालवा का पठार। और इसके अगर हम इतिहास की बात कर लें, बाद में बात करेंगे शामिल जिले कौन कौन से हैं इसमें। इतिहास की अगर हम बात करें तो मौर्य काल में जो मालवा का पश्चिमी भाग है उसे अवंतिका कहा जाता था, मालवा के पश्चिमी भाग को, ठीक है, और जो इसका पूर्वी भाग है उसे अकरा कहा जाता था। तो जो पश्चिमी भाग है जिसका अवंतिका कहा जाता था उसकी राजधानी उज्जैन है, जबकि जो पूर्वी भाग जिसे अकरा कहा जाता था उसकी राजधानी विदिशा थी। और ये जो मालवा है यहाँ का नाम अत्यंत पूरा ऐतिहासिक जाति मालव के नाम पर पड़ा है, जो कि जिनका मूल निवास पंजाब में चिनाब और रावी नदियों के बीच रेचना दोआब क्षेत्र में था।
और उन्हीं के नाम पर इस जगह का नाम मालवा पड़ा। और इन्हीं मालवा जाति के लोगों ने 6ठी शताब्दी में यहाँ सत्ता स्थापित किया। बाद में यहाँ मालवा में परमार वंश, मुस्लिम वंश, सूरी और खिलजी तथा मुगल शासकों ने भी यहाँ शासन किया। इसके अलावा 18वीं सदी में पेशवाओं ने, उसके बाद पेशवाओं को हराकर अंग्रेज़ों ने 1818 ईस्वी में यहाँ सत्ता स्थापित की और यहाँ की रियासतों को मध्य भारत के नाम से जाना जाता था, मालवा के रियासत को, जो सन 1956 में राज्य पुनर्गठन में मध्य प्रदेश में शामिल हुआ। ठीक है, और इसमें जो तो मालवा क्षेत्र का अगर हम क्षेत्रफल की बात करें तो 88,222.2 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है ये, जो कि मध्य प्रदेश का 28.62% हिस्सा रखता है। और शामिल जिलों की अगर हम बात करें तो यहाँ पे शामिल जिले लगभग 17 जिले हैं, जिसमें पूर्ण या आंशिक भाग आते हैं। इनमें शामिल जिले हैं मंदसौर, राजगढ़, उज्जैन, इंदौर, भोपाल, धार, गुना, रतलाम, झाबुआ, देवास, शाजापुर, सीहोर, अशोकनगर, विदिशा, रायसेन, सागर व अलीराजपुर। इसके अलावा यहाँ से जो नदियाँ निकलती हैं उनकी बात करें तो इनमें शामिल हैं काली सिंध, क्षिप्रा, पार्वती, चंबल और बेतवा। तो ये मालवा के पठार से निकलने वाली नदियाँ हैं। इसके अलावा जो यहाँ तापमान अधिकतम और न्यूनतम है तो अधिकतम 40 डिग्री सेल्सियस पाया जाता है और न्यूनतम 10 से 12 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है। और वर्षा की बात करें तो वर्षा की मात्रा यहाँ वार्षिक 75 सेंटीमीटर से 125 सेंटीमीटर के मध्य होता है। और अगर वन भूमि की बात करें तो मालवा के पठार में 39 से 40% तक वन क्षेत्र हैं। और अगर हम मालवा के पठार क्षेत्र की उद्योग की बात करें तो नागदा में कृत्रिम रेशा की उद्योग है। इंदौर, रतलाम, देवास, उज्जैन और भोपाल में सूती कपड़ा उद्योग है। और जबकि भोपाल में भेल स्थित है, यानी कि भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड है। इसके अलावा पीथमपुर में ऑटोमोबाइल उद्योग स्थित है। और पर्वत की बात करें तो यहाँ पे इंदौर के महू में जानापाव पहाड़ी है, जो कि 854 मीटर ऊंचा है। वहाँ से चंबल नदी का उद्गम होता है, बांचू पॉइंट कहा जाता है जिसे। इसके अलावा जो मालवा पठार है उसकी सबसे ऊंची चोटी सिगार चोली है और इसकी ऊंचाई जो है 881 मीटर है। और सन 2012 में मालवा के पठार का एक क्षेत्र मंदसौर जिले को पवित्र नगर घोषित किया गया है। ठीक है, अब बात कर ले बुंदेलखंड के पठार के बारे में। तो बुंदेलखंड का जो पठार है इसकी अवस्थिति उत्तरी अक्षांश 24 डिग्री 6 मिनट से 26 डिग्री 22 मिनट तक और पूर्वी देशांतर 77 डिग्री 51 मिनट से 80 डिग्री 20 मिनट के बीच में ये स्थित है। और जो बुंदेलखंड का पठार है ये आर्कियन युग की ग्रेनाइट चट्टानों और नीच से निर्मित है और यहाँ से बेतवा, धसान और केन नदी निकलती है। इसके अलावा जो बुंदेलखंड का पठार है इसमें शामिल जिले दतिया, छतरपुर, टीकमगढ़, पिछोर और करेरा तहसीलें, भांडेर, लाहार तहसील निर्मित है। इसके अलावा इसमें निवाड़ी जिला भी शामिल है, जिससे कि अभी हाल ही फिलहाल में निर्मित किया गया है। तो दतिया, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी जिले हैं और बाकी अन्य यहाँ तहसील इसमें हैं। इसके अलावा जो बुंदेलखंड का पठार है, इससे अगर हम बुंदेलखंड के इतिहास के बारे में जाएं तो सबसे पहले यहाँ पे गोंडों का राज था, उसके बाद गुर्जर प्रतिहार और फिर चंदेल वंश के शासन में बुंदेलखंड रहा। और जो कालिंजर और अजयगढ़ यानी कि जो पन्ना है उसके मजबूत किले, खजुराहो और महोबा के जो प्रसिद्ध मंदिर हैं उनका निर्माण चंदेलों के द्वारा कराया गया। और जो चंदेल थे इन्होंने महमूद गजनबी का, उसके बाद चौहानों का सामना किया, लेकिन वो पृथ्वीराज चौहान से हार गए। और इसके बाद फिर बुंदेलों का यहाँ पे वर्चस्व हुआ। और 1531 में राजा रूद प्रताप सिंह ने ओरछा टीकमगढ़ को अपनी राजधानी बनाया और छत्रसाल बुंदेला ने 1/3 हिस्सा जो है पेशवा बाजीराव को दिया था। और इनके पुत्र छत्रसाल बुंदेला के पुत्र वीर सिंह बुंदेला ने अबुल फजल की हत्या की थी और ये जहांगीर के मित्र थे। और पेशवा ने झांसी में एक सूबेदार रखा और ये जो पेशवा थे इनके पुत्र में ही गंगाधर राव हुए और इनकी पत्नी रानी लक्ष्मीबाई थी। तो गंगाधर राव जो हैं ये रानी लक्ष्मीबाई के पति थे। ठीक है, और बुंदेलखंड के पठार को ही कछवाहों के जो शिवपुरी है, शिवपुरी कछवाहों के काल में नरवर नाम से जाना जाता था। और नल दमयंती की कहानी शिवपुरी या बुंदेलखंड के पठार से ही जुड़ी हुई है। और यहाँ पे जो मिट्टी पाई जाती है तो इसमें काली, लाल, बलुई और दोमट मिट्टी पाई जाती है। और दर्शनीय स्थल की अगर हम बात करें बुंदेलखंड के पठार के क्षेत्र में तो यहाँ पे ओरछा बुंदेला राजाओं के किले, दतिया का सतखंडा महल, खजुराहो में शैव वैष्णव जैन मंदिर, फिर चंदेरी किला जिसका निर्माण प्रतिहार
शासक कीर्तिपाल के द्वारा 11वीं शताब्दी में कराया गया था वो, और हवा महल, जौहर कुंड, खूनी दरवाज़ा, नौखंडा महल जैसे यहाँ पे दर्शनीय स्थल हैं बुंदेलखंड के क्षेत्र में। और यहाँ की जो सबसे ऊंची पर्वत है उसका नाम सिद्ध बाबा है, 1172 मीटर ऊंचा है ये। और यहाँ का क्षेत्रफल 23,733 वर्ग किलोमीटर है, जो कि मध्य प्रदेश का 7.70% हिस्सा रखता है। और मध्य भारत के पठार की अगर हम बात करें तो यह 24 डिग्री से 26 डिग्री 48 मिनट उत्तरी अक्षांश और 74 डिग्री 50 मिनट से 79 डिग्री 10 मिनट पूर्वी देशांतर तक फैला हुआ है। यहाँ से चंबल, सिंध, पार्वती, कुंवारी, कूनो जैसी नदियाँ निकलती हैं। और इसका क्षेत्रफल है 32,896 वर्ग किलोमीटर, जो कि मध्य प्रदेश का 10.7% हिस्सा रखता है। और इसमें शामिल जिले हैं भिंड, मुरैना, श्योपुर, ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, नीमच और मंदसौर मध्य भारत के पठार में। और यहाँ के जो तापमान है अधिकतम 40 से 44 के बीच में, और न्यूनतम जो है 15 से 18 डिग्री सेल्सियस के बीच में। और यहाँ वर्षा जो है कम होती है, 75 सेंटीमीटर से कम होती है वार्षिक वर्षा। और मध्य भारत पठार के जो क्षेत्र है यहाँ 20 से 27% क्षेत्र में वन पाए जाते हैं। और इन वनों में शीशम, खैर और बबूल के पेड़ पाए जाते हैं, जहाँ मध्य भारत के पठार में जलोढ़ और काली मिट्टी पाई जाती है। इसके अलावा यहाँ उद्योग की अगर हम बात करें तो कैलारस में जो शक्कर कारखाना है, डबरा, गुना, इनमें भी शक्कर कारखाना है। शिवपुरी और बानमौर में खैर उद्योग है। और इसके अलावा बानमौर में सीमेंट और ग्वालियर में कृत्रिम रेशा, बिस्कुट, चीनी मिट्टी, बर्तन आदि के उद्योग हैं। और बात करें कि मध्य भारत के पठार में दर्शनीय स्थल, तो यहाँ पे ग्वालियर दुर्ग प्रसिद्ध है, जिसका निर्माण 525 ईस्वी में सूरज सेन द्वारा किया गया था। इसके अलावा गुजरी महल, हाथीफोड़ द्वार, हिंडौला द्वार, मोती महल, सास बहू मंदिर, तेली मंदिर, जैन मूर्ति आदि जो हैं ये सभी दर्शनीय स्थल है। इसके अलावा यहाँ पे कार्गो हवाई अड्डा डबरा में है, वो भी दर्शनीय स्थल है। और मध्य भारत के पठार के इतिहास की अगर हम बात करें तो यहाँ पे गुप्तेश्वर उत्खनन के समय 40 से 50 हज़ार पूर्व प्राग ऐतिहासिक मानव समुदाय की बसाहट का ज्ञान हुआ है। इसके अलावा पद्मावती नागवंशियों की राजधानी थी और इस क्षेत्र में गुप्त शासकों का भी शासन रहा है। और ग्वालियर शिलालेख के अनुसार हूण राजा मिहिरकुल ने भी ग्वालियर में शासन किया था और 8वीं शताब्दी में ग्वालियर में गुर्जर प्रतिहारों ने अपनी सत्ता स्थापित की। और यहाँ पे राष्ट्रकूटों ने गुर्जर प्रतिहारों को परास्त किया था और द्रविड़ शैली का तेली मंदिर का निर्माण करता संभवतः राष्ट्रकूट ही थे। यानी कि जो तेली मंदिर है इसका निर्माण राष्ट्रकूट के द्वारा किया गया था 8वीं सदी में। और 11वीं शताब्दी में चंदेलों ने ग्वालियर पर शासन किया और इन्होंने यानी कि चंदेलों ने कच्छपों को अपना प्रशासक बनाया, जिन्होंने ग्वालियर किले में सहस्त्रबाहु का मंदिर और सिंघोनिया में ककन मठ मंदिर का निर्माण कराया। इसके अलावा तोमर वंश 1394 ईस्वी में शुरू हुआ जब ग्वालियर को वीर सिंह तोमर ने जीता। और मान सिंह तोमर जिनका कि 1486 में इन्होंने ललित कला का विकास किया और 1517 ईस्वी में इब्राहिम लोधी ने विक्रमाजीत तोमर से ग्वालियर को जीता। बाद में ग्वालियर जो है सन 1754 ईस्वी तक मुगलों के अधीन रहा। और मराठा वंश के जो महादजी सिंधिया थे उन्होंने यहाँ शासन सत्ता स्थापित की ग्वालियर में। और सन 1951 में मध्य भारत पठार और मालवा को मिलाकर मध्य भारत प्रांत बनाया गया और जीवाजीराव सिंधिया यहाँ के राज प्रमुख नियुक्त हुए और सन 1956 में इस प्रांत का विलय मध्य प्रदेश में हो गया। अब बात करें नर्मदा सोन घाटी की, तो नर्मदा सोन घाटी की बात करें तो यह मध्य प्रदेश का सबसे निचला भाग है जिसकी ऊंचाई 300 से 400 मीटर है, जो 22 डिग्री 30 मिनट से 23 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश और 74 डिग्री पूर्वी देशांतर से 81 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। और यहाँ से नर्मदा, जोहिला और सोन नदियाँ उद्गमित होती हैं अमरकंटक से, यानी कि अनूपपुर जिले के अमरकंटक से। और जो नर्मदा नदी है उसके बेसिन का 89.9% भाग जो है मध्य प्रदेश में, जिसमें लंबाई 1078 किलोमीटर और 8.5% भाग जो है गुजरात में और 2.7% भाग महाराष्ट्र में है। ठीक है। और नर्मदा नदी को ग्रीक विद्वान टॉलेमी ने नामादोस कहा था। और नर्मदा नदी के अन्य नाम जो हैं रेवा, मैकलसुता, सैमो देवी। और नर्मदा
सोन घाटी की अगर हम बात करें तो इसी में ही जो नर्मदा नदी है ये अपने उद्गम स्थल से 8 से 10 किलोमीटर बाद कपिलधारा और दूधधारा जलप्रपात बनाती है और जबलपुर के भेड़ाघाट में धुआंधार प्रपात बनाती है जो कि 15 मीटर ऊंची है। इसके अलावा नर्मदा नदी बरवाह के पास 12 मीटर ऊंचे 2 जलप्रपात बनाती है जिनका नाम मंधाता और दर्दी है, जबकि महेश्वर के पास सहस्त्रधारा प्रपात बनाती है जो कि 8 मीटर की है। नर्मदा की सहायक नदियों की बात करें तो दाएं तट में हिरण, तिंदोनी, बारना, चंदकेसर, मान एवं हथनी, बाएं तट से बंजर, शेर, शक्कर, दूधी तवा, गंजाल, छोटी तवा, कुंदी देई और गोई हैं। जबकि नर्मदा सोन घाटी की अगर हम क्षेत्रफल की बात करें तो इसका क्षेत्रफल 86,000 वर्ग किलोमीटर है जो कि प्रदेश का 26% हिस्सा रखता है, यानी कि मालवा के पठार के बाद नर्मदा सोन घाटी मध्य प्रदेश में द्वितीय स्थान रखता है प्राकृतिक विभाग के रूप में। और इसमें जो शामिल जिले हैं अनूपपुर, मंडला, डिंडौरी, जबलपुर, नरसिंहपुर, होशंगाबाद, रायसेन, हरदा, खंडवा, खरगोन, धार, सीहोर। इसके अलावा देवास, बड़वानी और अलीराजपुर जिलों से होकर नर्मदा नदी गुजरती है। ठीक है। और तापमान की बात करें तो अधिकतम 40 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 10 डिग्री सेल्सियस, और वर्षा यहाँ अच्छा होती है 70 से 140 सेंटीमीटर वार्षिक। और जो नर्मदा सोन घाटी में जो वन भूमि है तो यहाँ 25% भूमि में वन क्षेत्र पाए जाते हैं, जबकि यहाँ काली, गहरी काली और कंकरीली मिट्टी पाई जाती है। तो कंकरीली मिट्टी जो है ये मंडला में पाई जाता है। और उद्योग की बात करें तो सीमेंट, कांच, चूना मिट्टी, चीनी मिट्टी, संगमरमर का उद्योग स्थित है इस क्षेत्र में। और दर्शनीय स्थल की बात करें नर्मदा सोन घाटी में तो तिगवा मंदिर जो कि जबलपुर में है, रूपनाथ जो कि जबलपुर में है, अशोक का शिलालेख ये है दर्शनीय स्थल, और भेड़ाघाट प्रपात नर्मदा नदी पर ये दर्शनीय स्थल है। और सतपुड़ा मैकल श्रेणी की बात कर लें तो जो सतपुड़ा मैकल श्रेणी है ये नर्मदा और ताप्ती के मध्य का क्षेत्र है जो कि प्रदेश का लगभग 11% हिस्सा है, और इसका विस्तार जो है 34,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में आता है। और इस क्षेत्र में प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ आती है जिसका ऊंचाई 1350 मीटर है, और जो महादेव श्रेणी में स्थित है। और इस श्रेणी के जो विस्तृत भाग हैं वो लगभग 600 मीटर ऊंचे हैं, और यहाँ से ताप्ती, बेनगंगा, तवा, शक्कर, वर्धा, गार जैसी नदियाँ निकलती हैं सतपुड़ा मैकल श्रेणी से। और इसमें शामिल जिले हैं खंडवा, खरगोन, बड़वानी, बैतूल, बालाघाट, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, मंडला और बुरहानपुर। तापमान अधिकतम 30 डिग्री सेल्सियस रहता है यहाँ और न्यूनतम 18 डिग्री सेल्सियस। इसके अलावा यहाँ की जो मिट्टी पाई जाती है सतपुड़ा मैकल श्रेणी क्षेत्र की वो छिछली काली, काली, साधारण गहरी काली पाई जाती है, और लाल और पीली जो है बालाघाट में पाई जाती है। इसके अलावा खनिज पदार्थ मैंगनीज़ जो कि बालाघाट की भरवेली खदान से निकलती है और छिंदवाड़ा में निकलती है मैंगनीज़। और तांबा की बात करें तो ये बालाघाट से निकलती है बैहर तहसील के मलाज खंड में, और जो बाक्साइड है ये बालाघाट की बैहर तहसील से ही निकलती है। चीनी मिट्टी और फेल्सपार ये दोनों छिंदवाड़ा से ही निकलते हैं। संगमरमर जो है बैतूल, सिवनी और छिंदवाड़ा से निकलते हैं। ठीक है। इसके अलावा कोयला खनिज की अगर हम बात करें तो ये नरसिंहपुर, होशंगाबाद, बैतूल, छिंदवाड़ा, शाहपुर तवा क्षेत्र और कान्हन व पेंच घाटी से कोयला खनिज पदार्थ निकलता है जो कि सतपुड़ा मैकल श्रेणी में ही आता है। इसके अलावा वन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे सागौन, बांस और साल के वन प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। उद्योग की बात करें तो सूती वस्त्र उद्योग, कागज़ कारखाना जो कि नेपानगर बुरहानपुर में है ये, और खनिज उद्योग है। इसके अलावा दर्शनीय स्थल में पचमढ़ी हिल स्टेशन है, अजीतगढ़ किला जो कि बुरहानपुर में है, और बादशाही किला व बीबी की मस्जिद ये सभी बुरहानपुर में है। और बघेलखंड के पठार की अगर हम बात करें तो जिसमें कि सिंगरौली, सीधी, शहडोल, अनूपपुर, उमरिया शामिल है बघेलखंड। तो ये सोन नदी से पूरब और सोन घाटी के दक्षिण का क्षेत्र है जो कि 1550 मीटर से अधिक ऊंचा, नीचा तथा कटा फटा क्षेत्र है, और इसके विस्तृत क्षेत्र में आद्य महाकल्प और जुरैसिक काल के शैल समूह मिलते हैं बघेलखंड के पठार में। और बघेलखंड के जो पठार है इसके अगर हम 6 जिलों की बात करें कि कौन कौन से ज़िले इसमें शामिल हैं तो सिंगरौली है, सीधी है, शहडोल, अनूपपुर, उमरिया और कटनी ज़िले का मुड़वाड़ा तहसील जो है बघेलखंड पठार में आता है। इसके अलावा यहाँ का जो क्षेत्रफल है लगभग 26,000 वर्ग किलोमीटर है, और यह मध्य प्रदेश राज्य का 7% हिस्सा रखता है। और यहाँ से जो नदियाँ निकलती हैं सोन, टोंस, बीहर और जोहिया नदी है। यहाँ की मिट्टी लाल बलुई मिट्टी और काली मिट्टी है। और यहाँ पे जो वन पाए जाते हैं वो उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन है जिनमें साल, सागौन और हर्रा और तेंदू के वृक्ष शामिल हैं। जबकि यहाँ पे जो दर्शनीय स्थल है उसमें बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, अमरकंटक
जो कि पवित्र नगरी है। सोन, नर्मदा और जोहिला का उद्गम स्थल है, वो दर्शनीय स्थल है। और इसकी स्थिति जो है बघेलखंड का, वो 23 डिग्री 40 मिनट से उत्तरी अक्षांश से 24 डिग्री 35 मिनट उत्तरी अक्षांश और 80 डिग्री 5 मिनट से 82 डिग्री 48 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। तो साथियों, ये था मध्य प्रदेश के प्राकृतिक विभागों के बारे में एक संक्षिप्त जानकारी। आई होप कि ये आपके समझ में आया हो और आपको ये APPSC 2023 में काम आए। इसी उम्मीद के साथ नमस्कार, जय हिंद।